नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर इंदौर से, जहां कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर हो गई है। आपको बता दें, डीआईजी ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन करने का मामला है, जिसमें जीतू पटवारी, प्रेमचंद गुड्डू पर मामला दर्ज। संजय शुक्ला समेत 21 लोगों पर एफआईआर। 200 कांग्रेस कार्यकर्ता पर भी केस दर्ज। एसपी से पटवारी की एसपी से बहस हुई थी और जीतू पटवारी की बहस हुई थी एएसपी से, और अब उसी के चलते ये मामला दर्ज हुआ है। डीआईजी ऑफिस के बाहर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और प्रेमचंद गुड्डू, जीतू पटवारी, संजय शुक्ला समेत 21 लोगों पर एफआईआर। आपने टेररिस्ट को जैसा नहीं पकड़ता है, 100 लोग भेज दिया सर, पूरे घर की घेराबंदी कर दी। ऐसा क्या हो गया था सर? आपने टेररिस्ट को जैसा नहीं पकड़ता है, 100 लोग भेज दिया सर, पूरे घर की घेराबंदी कर दी। ऐसा क्या हो गया था सर? अरे क्या बात है? ऐसा क्या हो गया? क्या हो गया था ऐसा? सर, मेरा आपसे अनुरोध, गलत बात मत करो रघुवंशी, याद रखना। आप गलत बात मेरे गलत बात मत करो। आप भी गलत बात नहीं कर रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क पुलिस मीडिया को तो हार्ड डिस्क कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर हुई है। एसपी से बहस हुई थी। एसपी से 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर, और जीतू पटवारी की एसपी से बहस हुई थी। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एएसपी से बहस हुई थी जीतू पटवारी की, और अब इन पर केस दर्ज किया गया है। जीतू पटवारी, प्रेमचंद गुड्डू पर केस दर्ज। संजय शुक्ला समेत 21 लोगों पर एफआईआर। अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, अब फिर से केस हुआ है और इस बार मामला है एएसपी से बहस का। बिल्कुल, देखिए, एक सांवेर के कांग्रेस समर्थक बबलू यादव थे, उन पर जानलेवा हमले की धाराएं लगाए जाने का विरोध करने डीआईजी ऑफिस पहुंचे थे और डीआईजी ऑफिस पर इन्होंने प्रदर्शन किया था। और इसमें बगैर अनुमति के प्रदर्शन करने पर और कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन करने पर इन पे मामले दर्ज हुए। इसमें जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, इसके साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रेमचंद गुड्डू, शहर अध्यक्ष विनय वाकलीवाल और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, इनके समेत 21 लोगों पर तो नामजद एफआईआर हुई। इसके अलावा 200 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई है और उनके खिलाफ जो धारा 188, 269 और 52 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और ये जो मामला दर्ज हुआ है, छोटी ग्वालटोली थाने में मामला दर्ज किया गया है। जो फुटेज देखे गए उस दिन के वीडियो फुटेज के आधार पर इन सबको आरोपी बनाया गया है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि जो लोग जब प्रदर्शन करने पहुंचे थे तो उन्होंने शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया, मास्क नहीं पहने हुए थे, लेकिन मुख्य कारण वही है कि जो एडिशनल एसपी थे राजेश रघुवंशी, उनसे जीतू पटवारी की जो बहस हुई थी उसके बाद ये मामला दर्ज किया गया है। साथ ही बगैर अनुमति के तो इन्होंने प्रदर्शन किया ही था। ये ज्ञापन देने 5 लोगों की अनुमति थी, लेकिन बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए थे, इसलिए इसको आचार संहिता का भी उल्लंघन माना गया और कलेक्टर के आदेशों का उल्लंघन भी इसको माना गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, तमाम जानकारी देने के लिए। और सांवेर में निर्दलीय प्रत्याशी पर केस दर्ज। राजेश मालवीय पर केस दर्ज। आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है। गलत पोस्टर लगाने पर यह कार्रवाई हुई है। राजेश मालवीय निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जिन पर अब आचार संहिता के उल्लंघन का मामला, गलत पोस्टर लगाने पर यह कार्रवाई की गई है। तो सांवेर में निर्दलीय प्रत्याशी पर केस दर्ज।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रैलियों का रेला चल रहा है। कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज नेता मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। जनता को रिझाने के लिए तमाम राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पिछले कई दिनों से शिवराज ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसका सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज सीएम शिवराज सुबह 11 बजे मुरैना के जौरा विधानसभा क्षेत्र में सती मैया पर जनसभा करेंगे। दोपहर 12:30 बजे सोमावली विधानसभा के जखूना में रैली करेंगे। दोपहर 2 बजे दिमनी और अंबाहा विधानसभा के सिंघौनिया में प्रचार करेंगे। दोपहर 3:30 बजे मुरैना में नगरीय क्षेत्र में जनसभा और रोड शो करेंगे। शाम 4 बजे ग्वालियर में नगरीय क्षेत्र में मेगा रोड शो करेंगे। उसके बाद शाम 6 बजे ग्वालियर पूर्व में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी सूबे की सत्ता में दोबारा वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। कमलनाथ सुबह 11 बजे ब्यावरा और दोपहर 12:30 बजे अशोकनगर में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। उधर मालवा निमाड़ में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ग्वालियर में चुनाव प्रचार के दौरान उस समय सुंदर तस्वीर देखने को मिली जब मंत्री इमरती देवी अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के घर पहुंचे। इस मौके पर सुरेश राजे की पत्नी ने इमरती देवी का तिलक लगाकर और श्रीफल देकर स्वागत किया और एक दूसरे को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश राजे मंत्री इमरती देवी की समधी हैं। एमपी के उपचुनाव में हाटपिपलिया सीट एक बेहद दिलचस्प मुकाबला है। कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल जबकि बीजेपी से मनोज चौधरी मैदान में हैं। खास बात यह है कि दोनों के पिता भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। हाटपिपलिया की सियासी पीच पर कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल हैं, जबकि उनके मुकाबले बीजेपी ने मनोज चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। 2008 में दोनों के पिता एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 में मनोज चौधरी के पिता नारायण चौधरी ने कांग्रेस से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वहीं उनके मुकाबले कांग्रेस से तब राजेंद्र सिंह बघेल थे। हालांकि इसका फायदा बीजेपी को मिला था और दीपक जोशी चुनाव जीत गए थे। 2018 में नारायण चौधरी के बेटे मनोज चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया और उनको जीत भी मिली। लेकिन मनोज चौधरी अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने राजवीर सिंह बघेल है और दोनों के पिता अपने अपने बेटों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हैं। राजेंद्र सिंह बघेल मनोज चौधरी पर कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। हमने कोशिश पूरी की, कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो एक बार निर्दलीय लड़ लिए, फिर भी वो कांग्रेस के साथ रह के काम करें। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी उनको समझाया था, पर उन्होंने हमारी बात मानी नहीं। और जब कांग्रेस से इनके बच्चे को टिकट मिली मनोज को, तो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकमत होकर उनका साथ दिया। पर ये 15 महीने के अंदर ही उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के कारण कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, मतदाताओं को धोखा दिया और अपने स्वार्थ के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उधर बीजेपी का कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता सबकी है। साथ ही बीजेपी ने मनोज चौधरी की जीत का दावा किया। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक को चुनाव लड़ने का हक है। राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी ने मनोज चौधरी जी को अपना प्रत्याशी बनाया है और जनता कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है और कांग्रेसी भी कुछ तैयार बैठे हैं कांग्रेस को हराने के लिए हाटपिपलिया सीट पर। तो भारतीय जनता पार्टी तो परास्त करेगी ही, कांग्रेस का एक धड़ा भी परास्त करने के लिए बैठा है। इसलिए लोकतंत्र में लोक जो मत जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है और लोक मत ईवीएम पर बटन दबाकर 3 तारीख को जनता सिद्ध करेगी। 28 सीटों पर प्रत्याशियों के दल बदल के बाद से सियासी समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में किस उम्मीदवार के माथे जीत का सेहरा बनता है, ये कहना मुश्किल हो गया है। नतीजे क्या होंगे, इसके लिए 10 नवंबर का इंतजार करना होगा। हाटपिपलिया सीट से इस बार भाजपा से मनोज चौधरी तो कांग्रेस से राजवीर सिंह बघेल प्रत्याशी हैं। तो साल 2008 में इन दोनों प्रत्याशियों के पिता भी सियासी मैदान में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। अब पिता के बाद राजनीति की सियासी पिच पर दोनों के बेटे आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों प्रत्याशियों में से कौन सा उम्मीदवार सियासी मैदान में बाजी मारेगा।
कैमरामैन अनिल के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। इंदौर की बहुचर्चित सांवेर सीट इन दिनों मिथक को लेकर चर्चा में है। पिछले 40 सालों में इस विधानसभा से कभी भी लगातार 2 बार प्रत्याशी ने चुनाव नहीं जीता है। हालांकि उपचुनाव अपवाद रहे हैं। रिपोर्ट। सांवेर के दंगल में कांग्रेस और बीजेपी अपना पूरा दमखम लगा रही है। पिछले 40 साल के इतिहास को देखें तो 1980 से 2018 तक यहां कभी किसी प्रत्याशी ने दोबारा चुनाव जीत पाने में कामयाबी हासिल नहीं की। हालांकि उपचुनाव में ऐसा नहीं देखा गया। 1990, 1993 और 2007 में हुए उपचुनाव में प्रत्याशी को फिर से जीत हासिल हुई है। मसलन साल 1980 में प्रकाश सोनकर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की और कांग्रेस के राधा किशन मालवीय को शिकस्त दी। 1985 में तुलसी राम सिलावट कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की और प्रकाश सोनकर जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे उन्हें शिकस्त दी। 1990 में प्रकाश सोनकर बीजेपी के उम्मीदवार जीते और तुलसी राम सिलावट कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे। 1993 में मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें प्रकाश सोनकर बीजेपी से उम्मीदवार थे और जीते भी, वहीं तुलसी राम सिलावट को हार का मुंह देखना पड़ा। 1998 में प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस से यहां पर जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी थे। प्रकाश सोनकर बीजेपी से चुनाव हार गए। 2003 में प्रकाश सोनकर बीजेपी से उम्मीदवार बने और जीते भी, वहीं राजेंद्र मालवीय कांग्रेस से चुनाव हार गए। 2007 में उपचुनाव हुआ जहां कांग्रेस के तुलसी राम सिलावट ने जीत हासिल की और बीजेपी के संतोष मालवीय को हार का मुंह देखना पड़ा। 2008 में तुलसी राम सिलावट कांग्रेस से यहां पर फिर से जीत दर्ज करने वाले प्रत्याशी थे। यहां निशा सोनकर से उनका मुकाबला था और बीजेपी की निशा सोनकर को हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2013 में यहां राजेश सोनकर बीजेपी से जीतकर पहुंचे। उन्होंने तुलसी राम सिलावट जो कि कांग्रेस से उम्मीदवार थे उन्हें शिकस्त दी। इसके बाद साल 2018 में तुलसी राम सिलावट कांग्रेस से जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने राजेश सोनकर जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे उन्हें मात दी। इस बार होने वाले उपचुनाव में तुलसी सिलावट एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी का कहना है कि मिथक जैसा कुछ नहीं, वो तुलसी सिलावट की जीत का दावा कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं रहा है कि प्रत्याशी का भी रिपीट नहीं होता है। और प्रकाश सोनकर जी भी वहाँ चुनाव लड़े हैं, तुलसी भाई भी चुनाव लड़े हैं और प्रत्याशी को लेकर हमारे को कोई संकट नहीं है। और इस प्रकार के अंधविश्वासों और आशंकाओं को हम निर्मूल मानते हैं। हमारी वृत्ति अपने कार्य के प्रतिदान में है और हम बहुत प्रमाण पूर्वक वहाँ परिश्रम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस को अपनी जीत का भरोसा है। कांग्रेस मानती है कि सांवेर की जनता पुराने प्रत्याशी को रिपीट नहीं करेगी। जी, पिछले 20 साल में बिल्कुल सही कहा है कि सांवेर ने कभी भी अपने प्रत्याशी को रिपीट नहीं करा है। इस बार भी सांवेर की जनता प्रत्याशी को रिपीट न करते हुए उस प्रथा को निर्वाह करेगी। न सिर्फ इसलिए कि वो प्रथा को निर्वाह करना है, बट इसलिए भी क्योंकि सांवेर की जनता बैठी हुई है, उनके साथ जो धोखा हुआ है, उनके वोटों को जो बेचा गया है, तो तुलसीराम जी सिलावट को वो बिल्कुल हराएगी। सांवेर सीट पर इस बार 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2,64,271 मतदाताओं के हाथ में है। ऐसे में सांवेर का मिथक रहेगा या टूटेगा, ये नतीजों के बाद पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भांडेर उपचुनाव में सियासी समीकरण प्रत्याशियों की वजह से पूरी तरह बदल गया है। यहां कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। खास बात यह है कि बीजेपी और बीएसपी के पहले प्रत्याशी पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दतिया के भांडेर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी के प्रत्याशी मूल रूप से कांग्रेसी हैं। उपचुनाव में इस वजह से दलों का सियासी गणित गड़बड़ा सा गया है। तीनों दलों को भीतर घात की आशंका सता रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उसके कार्यकर्ता एकजुट हैं। 3 जगह नहीं बट रहा है कार्यकर्ता, 2 जगह। एक तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो तो ना के बराबर गए थे, वो उनकी वापसी भी हो गई है। और बीएसपी में जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा कार्यकर्ता हमारा गए थे, लेकिन उनकी भी वापसी प्रारंभ हो चुकी है। अभी 1-2 दिन पहले भी कुछ उनके साथ जो लगे हुए थे बीएसपी वालों के साथ में, वो भी घर वापसी हो गई हमारी कांग्रेस में। और 1-2 दिन में निश्चित रूप से और वापसी होने की पूरी संभावना है।
आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से, अच्छे अंतर से जीतेगी। उधर बीजेपी का कहना है कि भांडेर में पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। पार्टी को भरोसा है कि जनता भरोसा जताएगी। नहीं, कोई नाराज नहीं है, ना कोई वितर्घात हो रहा है। सभी को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारा परिवार फिर एक हो गया है और हमारे साथ है, पूरा भाजपा एक है इस समय। ना कोई वितर्घात है, ना कोई बाहरी प्रत्याशी है। यह केवल कांग्रेसियों का प्रचार है, ऐसा नहीं है, वो मूलतः भाजपा परिवार से है। दल बदल के बाद कांग्रेस की रक्षा सिरोनिया अब बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस में 30 साल से ज्यादा समय गुजारने वाले महेंद्र बौद्ध अब बीएसपी के प्रत्याशी हैं। वहीं फूल सिंह बरैया तो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं ही। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के कांग्रेस बैकग्राउंड का होने की वजह से रक्षा सिरोनिया को नुकसान हो सकता है। अब किसको नुकसान होता है और किसको फायदा, ये तो नतीजों से ही साफ हो पाएगा। दतिया से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रांस में जारी कार्टून विवाद की आंच अब एमपी तक पहुंच गई है। भोपाल के इकबाल मैदान में गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर जानबूझकर मुस्लिम भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही लोगों ने मांग की है कि केंद्र सरकार फ्रांस में भारतीय राजदूत को वहां के शासन के मुस्लिम विरोधी रुख के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कहे। इस मामले में 2000 प्रदर्शनकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं इंदौर के बड़वाली चौकी पर भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पुतला दहन किया गया। ट्वीट देखा और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर को ये समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान है ये फ्रांस नहीं है। उनको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत के अंदर संवैधानिक अख्तियार है यहाँ पे एक एक व्यक्ति को रहने वाले का। तो उनकी आस्थाओं का ख्याल फॉरेन मिनिस्टर को करना पड़ेगा। वो किसी संस्था के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन उन संस्था से सदस्य के बाद उनको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है इस देश के अंदर और उस संविधान की शपथ ली है जिसमें सबको लेकर चलना है। सीधी में बेटी ने पिता की चिता को मुखाग्नि देकर नई इबारत लिखी है। लालता चौराहे के रहने वाले देवी दीन सोनी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए वो बनारस में भर्ती थी, लेकिन कोरोना का हवाला देकर देवी दीन सोनी की छुट्टी कर दी गई। इसके बाद सीधी पहुंचने से पहले ही देवी दीन की रास्ते में मौत हो गई। मृतक का पार्थिव शरीर जब घर लाया गया तो देवी दीन सोनी की छोटी बेटी चांदी ने पिता की चिता को मुखाग्नि देकर बेटा होने का फर्ज अदा कर समाज को एक नई दिशा दी। अंतिम संस्कार के बाद भी चांदी ने ही अंतिम संस्कार के सारे कर्मकांडों को निभाया और बेटी की इस हिम्मत की समाज में हर तरफ तारीफ हो रही है। चांदनी का भी मानना है कि बेटी और बेटे में भेद करने वाले समाज के लिए संदेश है कि आज की बेटियां बेटे से कम नहीं।